तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं शक्ति संसाधन के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर रिसोर्सेस। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग यानी चीज़ें बनाने के लिए, कृषि मतलब खेती के लिए, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, संचार मतलब कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात करने के लिए, और प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा डिफेंस के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में बांटा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईंधन के परंपरागत स्रोत। तो ये स्रोत क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, मतलब वो होते हैं जो आपको आसानी से मिलते हैं और जो आसानी से और बहुत समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन मतलब फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। तो हम देखते हैं ईंधन क्या होता है। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। मतलब इसका जो मेन यूज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका इस्तेमाल है, वो होता है पकाने मतलब खाना बनाने के लिए, और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए मतलब गर्माहट प्राप्त करने के लिए। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। लेकिन इसकी एक हानि है, इसका एक दुर्भाग्य वो है कि जो जलाऊ लकड़ी होती है, उनको जलाने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ सकता है और वनों की कटाई को भी बढ़ावा मिल सकता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी फैलता है, और हमारे ऑक्सीजन यानी जो हमारी प्राणवायु होती है उस पे भी असर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जीवाश्मी ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो पौधे रहते हैं और जो जानवर रहते हैं वो मर जाते हैं, और उनके जो रिमेन्स जो बोलते हैं, जो अवशेष रहते हैं, वो ज़मीन पर रह जाते हैं, और बहुत लाखों वर्षों तक उन पर परतें जमती जाती हैं मिट्टी की और धूल की बहुत सालों तक, और इस वजह से उन पे एक दबाव पड़ जाता है और तपन आ जाता है। तपन मतलब उसमें गर्माहट बढ़ जाती है, तब जाता है वो, जिसके प्रभाव की वजह से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इनकी हानि ये है कि इन खनिजों के भंडार सीमित है। हमने देखा था कि ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अमाउंट है, जो उनका भंडार है, वो बहुत सीमित है। अब हम देखते हैं कोयला क्या होता है। यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात मतलब जो आपका स्टील होता है वो, उसके वाष्प इंजनों, स्टीम इंजन जो आपका ट्रेन चलाने के लिए पहले के ज़माने में जो स्टीम इंजन चलते थे उनमें, और बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत विद्युत यानी बिजली का को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। मतलब जो आपको बिजली कोयले से मिलती है उसको हम तापीय ऊर्जा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में थर्मल पावर कहा जाता है। कोयले के उत्पादन में सबसे आगे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत है। भारत में रानीगंज, झरिया, धनबाद तथा झारखंड में जो बोकारो है, वहां पे कोयले का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम होता है, ये शैलो मतलब पत्थरों की परतों के मध्य पाया जाता है, और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। अपतटीय मतलब जो ऑफशोर चीजें रहती हैं, मतलब ऑफशोर जगहें रहती हैं, मतलब जो तट से थोड़ी दूर रहती है वो, और तटीय मतलब कोस्टल रीजन जो रहते हैं वहां पे आपको यहाँ मिलेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्थर की परतों के मध्य पाया जाता है, मतलब जो आपके क्रैक्स रहते हैं, अगर जैसे ये आपका पत्थर है तो इसमें जो ऐसे ऐसे क्रैक्स रहते हैं, जो आपकी चट्टानों में क्रैक्स रहते हैं, उनके बीच से जो प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम कहलाता है। इसे
परीक्षणशाला मतलब रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ कच्चा तेल होता है। जो आप ये पत्थरों से, जो चट्टानों से आप तेल निकालते हैं वो कच्चा तेल होता है। इसको परीक्षणशाला यानी रिफाइनरीज में भेज के विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक लुब्रिकेंट्स आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि स्मूथली ईजिली आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो चल सके। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका जो मूल्य है, ये बहुत अधिक है। और पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतार, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में आपको पेट्रोलियम मिल सकता है। आप सब ये जो जगहें हैं ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है आपके परीक्षा के इससे। अब हम देखते हैं प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब छूटती है जब कच्चे तेल को धरातल यानी सरफेस पर लाया जाता है। इसका ये मतलब है कि जैसा मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया था कि अगर ये पत्थर है और इसके जो क्रैक्स हैं, इसके जो बीच में आपको जगह दिख रही है, वहाँ से जब आप तेल निकालते हैं, जब वो तेल इस सरफेस पे आता है तब एक गैस निकलती है। तो ये जो गैस निकलती है उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं यानी प्राकृतिक गैस। इसका प्रयोग घरेलू, वाणिज्यिक यानी इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रीज में जो इस्तेमाल होता है उसमें ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। इनके जो नेचुरल गैस के यानी प्राकृतिक गैस के जो प्रमुख उत्पादक हैं वो है रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स। भारत में प्राकृतिक गैस के संसाधन जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय यानी ऑफशोर क्षेत्रों में पाया जाता है। और विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं क्योंकि हर जगह आपको ये पेट्रोलियम निकालने की जगह नहीं मिलती है। अब हम आपको फिर से एक तथ्य बताएंगे कि इसमें लिखा हुआ है संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रचलित पर्यावरण के लिए सुरक्षित ऑटोमोबाइल ईंधन है। ऑटोमोबाइल मतलब आपकी गाड़ियों का जो भी रहता है, ऑटो हो गए, आपके कार्स हो गई या बाइक्स हो गए, इसमें क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि सीएनजी व्हीकल्स यूज़ करें। आपने कुछ ऑटोज़ के पीछे देखा होगा कि यहाँ ये व्हीकल, ये गाड़ी सीएनजी गैस पे ही चलती है। तो ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये आपको पोल्यूशन कम करती है और अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स यानी फ़ायदे भी देती है। अब हम देखेंगे जल विद्युत। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जल विद्युत क्या होता है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए जमा किया जाता है। बांधों यानी डैम्स में वर्षा का जल यानी जो आपकी बारिश होती है उसका जल या फिर नदी का जो जल रहता है वो इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से डैम में से एक अंदर पाइप के द्वारा बहाया जाता है। और जब ये नीचे स्थित पाइप के नीचे स्थित टरबाइन्स होते हैं, टरबाइन एक ऐसा आपका गोल पंखा जैसा रहता है जो चलता है, वो वहाँ पे जब उसके नीचे गिरते हैं तो ये जो टरबाइन्स के जो ब्लेड्स रहते हैं वो घूमते हैं और वो जनरेटर में आपका विद्युत यानी बिजली पहुँचाते हैं। तो जब ऐसे आपको बिजली मिलती है तो उसे वो जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि यानी खेती में किया जाता है। विश्व ऊर्जा का 25% हिस्सा जल विद्युत से निर्माण किया जाता है, माफ़ कीजिएगा।